Hello class 12. So today in this video we'll read about the second chapter of our physics, that is electrostatic potential and capacitance. ठीक है, तो इसकी हम हाईलाइटिंग बेसिकली जो है पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस लेक्चर में. ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया था. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सेकंड चैप्टर की जो है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की हाईलाइटिंग जो है देखने वाले हैं. ओके, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट जो है करने वाले हैं. तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स. यानी सिंपल सी बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि जो कूलम फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. कंजर्वेटिव फोर्स का बेटा मतलब होता है कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. ये उस पर्टिकुलर पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा जहाँ से आपका मोशन जो है हुआ है ना. मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज, चलो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास ये ए पॉइंट है, दिस इज अ बी पॉइंट. ठीक है, और आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन हुआ है. 11th में पढ़ते हैं ना कंजर्वेटिव फोर्स एंड ऑल दैट. तो कंजर्वेटिव का मतलब है सिर्फ आप इस पर डिपेंड करोगे, इस पर डिपेंड करोगे. ये बीच में कहाँ से होकर के गया, चाहे ये बिल्कुल स्ट्रेट गया, चाहे ये घूम फिर के गया, है ना. मान लीजिए ए ये है, बी ये है, तो कई तरीके हो सकते हैं ना. या तो आप यहाँ से स्ट्रेट चले जाओ, हो सकता है आप ऐसे 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 घूम के जाओ. तो ये डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा. तो चाहे आप स्ट्रेट लेकर के जाओ, चाहे ये वाला पाथ लेकर के जाओ, एक ही है जो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि फाइनल और इनिशियल वैल्यू जो है आपके पास सेम ही है. तो इनिशियल और आपके पास फाइनल जो वैल्यू है वो सेम ही है, तो इसलिए आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो सेम आएगी. ठीक है, ओके. सो लेट्स डिस्कस नाउ. अगली जो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान से समझनी है, देखिए यहाँ पर ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे दो रिमार्क लिखे हैं. देखिए पूरा जो पैराग्राफ है इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर अगर बताऊँ तो आपको सिर्फ वही बात है जो याद रखनी है. ठीक है, क्या बात आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे. आपको याद रखना है सबसे पहले तो जब आप पोटेंशियल निकालने की बात करते हो तो आपको पॉइंट चार्जेस जो है लेकर के चलने होते हैं. ठीक है, पॉइंट चार्जेस जो है आपको लेने होते हैं. इज इट क्लियर और नॉट. दूसरी बात, जब हम निकालते थे ना आपका जो पोटेंशियल है निकालते थे, तो हम बोलते थे कि आप इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आओगे, है ना, तब आपका पोटेंशियल कितना हो, कितना आपको काम करना पड़ा उसमें, है ना, वही पोटेंशियल होता था. लेकिन हम एक लाइन भी लिखते थे उसकी डेफिनेशन में, वो लिखते थे कि आपको जो है कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए, विदाउट एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन के. यही है जो पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है. बिना किसी फोर्स को एक्सर्ट किए और बिना किसी एक्सेलरेशन को एक्सर्ट किए. ठीक है, बिना किसी एक्सेलरेशन को एक्सर्ट किए आपका पोटेंशियल जो है माना जाता है. तो यहाँ पर जो ये पूरा आपको चीज़ लिखी है, ये जो पूरी चीज़ आपको लिखी है यहाँ पर, यही सब कुछ जो है लिखा हुआ है. ठीक है, ये जो पूरी चीज़ है इसमें आपको यही लिखा है, तो आप इसको अच्छे से जो है रीड करिए. आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई है. आगे बढ़ते हैं. अब आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है जो है आपके सिलेबस में. देखिए ये वाला ग्राफ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट. एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है. यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, ई और वी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. आपको पता है कि जो आपका ई होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के. वही जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के. ठीक है, दिस इज आर. इज इट क्लियर और नॉट. तो इसी के बेसिस पर आपको जो है ग्राफ बनाना है. तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ई का क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर से, तो ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा स्टीप हुआ, नीचे की तरफ गया. वहीं बी वाला जो है ग्राफ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ आर के, तो ये जो है ऊपर की तरफ से जो है चला गया. यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई हैं. तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सुपर इम्पोर्टेंट ग्राफ जो है याद रख के चलना है.
आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपको यहाँ से एनसीईआरटी हाईलाइट में रीड है जो करना है। देखिए यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम गिवन, ये होता है जब आप पॉइंट चार्जेस की बात करते हो, है ना, ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं। और ये है आपके पास प्लेनर, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी आपके पास इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी तो वो प्लेनर बनती हैं इस तरीके से। सुपर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा है इन्होंने यहाँ पर, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है, अगर हम दो अपोजिट चार्जेस के बीच, यानी कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनती है, और अगर सेम चार्जेस की बताएं तो ऐसे बनती है। ठीक है, मिली हुई, तो आपको याद रखनी है इस तरीके से ये चीज़ें। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं ये वाले। ठीक है, ये है जो दोनों पॉइंट्स आपके पास हैं, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है उसके स्टीपेस्ट में, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना डिक्रीज होता है ना, उस डायरेक्शन में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बहुत डिक्रीज होगा, बहुत स्टीपली डिक्रीज होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है ये वाला। देखिए ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला जो आपके पास लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, ई क्या होता है, ई होता है माइनस dv, एक मिनट, dv बाय dr। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ से चीज़ें देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो रहा है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, बट यहीं पे देख लीजिए आप, ये लिखा है ना यहाँ पे माइनस dv बाय dr। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। इससे अगला ही टॉपिक आपके पास है ये। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिए, है आपके पास टॉपिक जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी है कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं आपके नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन कंडक्टर के कॉन्ट्रास्ट में इनके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। मतलब देखिए कंडक्टर की तरह तब एक्ट करते हैं जब इनको कोई स्पेशल कंडीशन जो है लगाई जाए। ठीक है, बस अपने थ्रू ये चार्जेस को पास होने देते हैं, उसमें कोई आप ये चेंजेस नहीं कर पाते चार्जेस के अंदर, क्योंकि इनके पास खुद तो चार्ज नहीं होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक ना बेसिकली इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पर जाकर ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट परमानेंट कंडक्टर्स। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपको जो सबसे पहली बात याद रखनी है दैट इज हियर C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V। देखिए हम जब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो ये होता है C इक्वल टू Q बाय V, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल। लेकिन एक्चुअली में जो आपका C होता है वो डिपेंड ही नहीं करता Q या V पर, है ना। तो डिपेंड किस पर करता है, तो डिपेंड किस पर करता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये डिपेंड करता है ऑन द जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन शेप ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर्स, है ना। शेप क्या है कंडक्टर की, सेपरेशन क्या है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका कैपेसिटेंस। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लिखी है दैट इज हियर द चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर लीक्स अवे ड्यू टू द रिडक्शन इन द
इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि जो आपका कैपेसिटर का चार्ज होता है ना वो लीक होता रहता है, निकलता रहता है। क्यों निकलता है वो निकलता है ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब होता है, देखिए आपके पास कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये होता है बीच में इंटरवेनिंग मीडियम, ये जो बीच का इलाका है दिस इज इंटरवेनिंग मीडियम, ठीक है। तो अगर इस इंटरवेनिंग मीडियम में क्या हो जाए, इस इंटरवेनिंग मीडियम में चार्ज जो है लीक हो जाए, यानी अगर यहाँ पर इंटरवेनिंग मीडियम का जो इंसुलेटिंग पावर है वो कम हो जाए तो आपका चार्ज लीक हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो आपका कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो ये इंटरवेनिंग मीडियम है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो जो आपका, एक मिनट, ये आपके पास जो है कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका इंटरवेनिंग मीडियम होता है, दिस इज द इंटरवेनिंग मीडियम। ये इंटरवेनिंग मीडियम के अंदर ना बहुत सारी एनर्जी जो है होती है और ये अपने थ्रू चार्जेस को पास होने नहीं देता। इट इज़ हाईली इंसुलेटिंग। इसके बीच का जो इंसुलेशन होता है आइडियल कैपेसिटर के लिए वो इन्फिनिटी होता है, यानी अपने थ्रू बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होने देगा। लेकिन अगर इसकी कंडक्शन में क्या आ जाए, गिरावट आ जाए, डिक्रीमेंट आ जाए, तो क्या होता है, यहाँ से चार्ज जो है लीक होने लगते हैं, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर और नॉट? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया है। तो किसी भी कैपेसिटर में चार्ज का लीकेज कब होगा, जब उसके थ्रू जो इंटरवेनिंग मीडियम है, जो बीच का मीडियम है, उसमें इंसुलेटिंग पावर का रिडक्शन हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये लिखी है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन कितना होता है, दिस इज 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है जिसे लेकर के आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो खड़ा रहे, इन द सेंस कि वो टिका रहे, वो टूटे ना, जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो टूटे ना। तो उसकी पावर होती है बेटा 3 × 10⁻6। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है आपके पास, देखिए ये आपके पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर ये है आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, जिसके थ्रू कंडक्शन नहीं होगा, तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी ताकत है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये हेल्ड कर सकता है, कितनी ताकत से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके पास आएगा जिसे ये हेल्ड कर सकता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हेल्ड कर सकता है। तो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आती है, ये लिखा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। एंड यस दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। सो बाय स्टूडेंट्स, hope you have subscribed the channel and liked the video. Stay tuned for more such videos.